हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण लोगों का विस्थापन टॉपिक पर। तो हमारा आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर नियरली 5 मिलियन पीपल इन इंडिया इंटरनली डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स इन 2021 यूएन और अन्य के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय अथवा प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। दुनिया में आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो घूमने फिरने का शौक रखते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें बिना शौक के ही एक जगह से दूसरी जगह पलायन अथवा विस्थापन करना पड़ता है। उनको ये पलायन कुछ समस्याओं के कारण या मजबूरी में करना पड़ता है। वस्तुतः ये पलायन कई बार नई संभावनाओं की खोज के लिए होता है, तो कई बार ये किसी संकट से बचने के लिए होता है। यद्यपि पलायन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है, लेकिन वर्तमान में ये मुद्दा दोबारा से चर्चा का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि हाल ही में वैश्विक आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी यूएनएचसीआर ने वैश्विक वार्षिक रुझान या अंग्रेजी में द एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि विश्व में बाहरी पलायन के साथ साथ बड़ी संख्या में आंतरिक पलायन भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। इसके लिए हिंसा, मानवाधिकारों का हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियां जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र या आईडीएमसी के अनुसार वर्ष 2021 में आपदाओं के कारण विश्व में लगभग 2.37 करोड़ लोग अपने ही देश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। ये मामले संघर्ष व हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के अतिरिक्त हैं। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये रिपोर्ट पलायन के संदर्भ में और क्या कहती है। इसी के साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी आखिर है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय या अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज एक वैश्विक संगठन है जो लोगों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों एवं राज्य विहीन लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय वर्ष 1950 में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद की जा सके जो अपने घर खो चुके थे अथवा पलायन कर चुके थे। इसी के चलते वर्ष 1954 में यूएनएचसीआर ने यूरोप में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता। आगे 21वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया में यूएनएचसीआर द्वारा सहायता प्रदान की गई। तो इस प्रकार ये अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आंतरिक संघर्षों के कारण विस्थापित लोगों की मदद करने के साथ साथ राष्ट्र विहीन लोगों की सहायता करने हेतु अपनी भूमिका का विस्तार करता है। अगर आंतरिक विस्थापन या पलायन की परिभाषा की बात करें तो जब किसी देश के लोगों को किन्हीं कारणों से अपने ही देश में अपना निवास स्थान छोड़कर किसी अन्य जगह पर विस्थापित होना पड़े, चाहे वो एक जिले के अंदर हो, एक राज्य के अंदर हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, आंतरिक विस्थापन कहलाता है। विस्थापन के लिए प्रवास, प्रवसन और पलायन आदि शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इसके बाद जानते हैं कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 10 करोड़ लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए, जिनमें जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण लगभग 2.37 करोड़ लोग अपने ही देश में स्वयं का घर छोड़ने को मजबूर हुए। एजेंसी की माने तो पिछले एक दशक में हर साल अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021 के अंत तक युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या
लगभग 8.93 करोड़ थी, जो एक साल पहले की तुलना में 8% अधिक और 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से 2 गुने से भी ज्यादा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021 में आपदाओं के कारण चीन में सबसे ज्यादा 60 लाख लोग, फिलीपींस में 57 लाख और भारत में 49 लाख लोग विस्थापित हुए। इसमें से ज्यादातर लोगों ने आपदा के कारण अस्थायी तौर पर अपने घर छोड़े थे। देश में ही आंतरिक रूप से विस्थापित हुए ज्यादातर लोग अपने गृह क्षेत्रों में लौट आए हैं, लेकिन साल के अंत तक दुनिया भर में आपदाओं के कारण विस्थापित हुए 59 लाख लोग अब भी अपने घर नहीं लौट पाए हैं। वैश्विक स्तर पर 31 दिसंबर 2020 तक 104 देशों और क्षेत्रों में आपदाओं से लगभग 7 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे, जिसमें सर्वाधिक विस्थापन अफगानिस्तान में हुआ था। हालिया रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि पिछले एक दशक में अपने घरों से पलायन के लिए मजबूर लोगों की संख्या में हर साल वृद्धि हुई है और सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से ये उच्चतम स्तर पर है। हालांकि खाद्य पदार्थों की कमी, मुद्रास्फीति और जलवायु संकट जैसे मुद्दे लोगों की कठिनाइयों को बढ़ा रहे हैं। एजेंसी के अनुसार इस प्रवृत्ति को केवल शांति निर्माण की दिशा में एक नए और ठोस कदम के द्वारा ही पलटा जा सकता है। हालांकि नवीनतम वैश्विक रुझान रिपोर्ट जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 की अवधि को दर्शाती है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध सहित वर्ष 2022 की शुरुआत में हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 2.71 करोड़ हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व बैंक के अनुसार 23 देशों को मध्यम अथवा भीषण संघर्षों का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष शरण मांगने वालों की संख्या 46 लाख तक पहुंच गई थी, जो वर्ष 2020 की तुलना में 11% ज्यादा है और इनमें से अधिकांश शरणार्थियों को पड़ोसी देशों द्वारा शरण दी गई है। इथोपिया के टिग्रे और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष ने देश के भीतर लाखों लोगों को प्रभावित किया। साहेल में विद्रोह ने ताजा आंतरिक विस्थापन को प्रेरित किया, विशेष रूप से बुर्किना फासो और चाड में। तो इस तरह वर्ष 2021 भारत और शेष विश्व में विस्थापन की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा। चलिए अब समझते हैं कि आखिर पलायन के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। हम यहाँ यूएनएचसीआर की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखकर भारत में आंतरिक विस्थापन या पलायन की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुछ अपवादों के साथ भारत के किसी राज्य क्षेत्र में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बस जाने तथा आवागमन करने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही अनुच्छेद नागरिकों को देश में व्यापार अथवा कारोबार करने की भी स्वतंत्रता देता है। तो इस लिहाज से देखें तो पलायन या विस्थापन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये विस्थापन बड़े पैमाने पर किसी आपदा या मजबूरी के कारण होता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं के कारण भारत में लगभग 50 लाख लोगों को आंतरिक विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी आईडीएमसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में लगभग 38 लाख लोग पर्यावरणीय आपदाओं से विस्थापित हुए, जो कि अन्य संघर्षों से विस्थापित हुए 3,900 लोगों की तुलना में लगभग 1000 गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर वर्ष 2019 की बात करें तो इस वर्ष आपदाओं के कारण विस्थापित हुए भारतीयों की संख्या लगभग 27 लाख थी। इस सब से पता चलता है कि पर्यावरणीय आपदाओं के कारण भारत में आंतरिक विस्थापन लगातार बढ़ रहा है। अगर भारत में आंतरिक विस्थापन के अन्य कारणों की बात करें तो इसके कई कारण नजर आते हैं, जैसे शहरीकरण, रोजगार की तलाश, राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव, जातीय विद्वेष, अंतर्जातीय संघर्ष, शिक्षा, विवाह आदि। वस्तुतः अधिकतर पुरुष रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवासन अथवा पलायन करते हैं, तो वहीं पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को विवाह के कारण प्रवासन के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत में ज्यादातर युवा अच्छी शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अपने गृह क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में विस्थापित होते हैं।
इसके अलावा अगर देखें तो भारत में सांप्रदायिक तथा जातीय संघर्ष भी आंतरिक पलायन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है और इस तरह के पलायन को कश्मीरी पंडितों के पलायन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 45.36 करोड़ या 37% लोगों ने आंतरिक पलायन किया। अब अगर पलायन गणना के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1872 से भारत में प्रवसन की गणना शुरू हो गई थी, लेकिन वर्ष 1961 तक इसमें केवल जन्म के आधार पर विस्थापित हुए लोगों को ही शामिल किया गया था। पहली बार वर्ष 1971 में ताजा विस्थापित हुए लोगों को पिछले पते के आधार पर चिन्हित किया गया और वर्ष 1981 की जनगणना में विस्थापन के कारणों की पड़ताल शुरू हुई, जो अब तक जारी है। अगर अन्य कारणों को छोड़ दें तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं के कारण बहुत बड़े पैमाने पर पलायन होता है, जैसा कि यूएनएचसीआर की हालिया रिपोर्ट भी बताती है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर देने वाला चक्रवात, आसमान को अंगारों से सुर्ख लाल और धुएं से काला कर देने वाली जंगल की आग, फसलों को बर्बाद कर देने वाला और अनाज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ले आने वाला सूखा या घर बार को बहा ले जाने वाली बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं लोगों के जीवन के सामने संकट खड़ा कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक पलायन की स्थिति देखने को मिलती है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी आईटीएमसी के नियर रियल टाइम डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग टूल से पता चलता है कि भारत में असम ऐसा स्थान है जहां लोग आपदा के कारण विस्थापित होने के बाद अभी भी शिविरों में रह रहे हैं। आपदा जनित ये विस्थापन वर्ष 2022 के मार्च के आखिर से ही जारी है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, बादलों का फटना, बाढ़ की बारंबारता आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोग अपने ही राज्य अथवा देश के अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में रोजगार के कम अवसर होने तथा बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं के कारण यहाँ के लोग अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं। अगर वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के कुल अंतर्जातीय पलायन का 50% हिस्सा हिंदी बेल्ट के 4 प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। अंतर्जातीय प्रवासन के मामले में देश में महाराष्ट्र प्रवासियों के सबसे अधिक आकर्षक गंतव्यों में से एक है। यहाँ लगभग 23% प्रवासी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवासित हुए। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि आंतरिक प्रवासियों का लगभग 50% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से अन्य ग्रामीण क्षेत्र में पलायन कर गया, जबकि गांवों से शहरों और शहरों से शहरों में पलायन का हिस्सा 20-20% रहा। केवल अंतर जिला यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट पलायन के संदर्भ में अगर बात करें तो वर्ष 2001 की जनगणना में जहां अंतर जिला पलायन 30% था, तो वहीं ये वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 58% हो गया। इस प्रकार के अलग अलग आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि भारत में हर साल विभिन्न कारणों से आंतरिक विस्थापन होता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदाएं भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। अब इस सब के बाद ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर इस विस्थापन के बाद होने वाली कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। तो वैश्वीकरण के इस दौर में लोगों के पलायन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, चाहे वो रोजगार की तलाश में हो या बेहतर जिंदगी की तलाश में या फिर कोरोना जैसी वैश्विक आपदाओं के कारण। यूं तो संचार और आवागमन के मामले में दुनिया सुविधाजनक बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रवासियों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि देखा जाता है कि प्रवासियों को गंतव्य क्षेत्र के लोगों द्वारा अक्सर स्वीकार करने में हिचकिचाहट की जाती है, जिसके कारण इनके सामने सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाता है। दरअसल जिस क्षेत्र में लोग प्रवासित होकर पहुंचते हैं, वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि प्रवासी उनके रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और उनके संसाधनों पर एक प्रकार का बोझ डालेंगे। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि प्रवासी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं या ऐसी जगह जाकर रहते हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके चलते इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रवासियों को सामान्यतः सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनके पास निवास या पते के दस्तावेजों का अक्सर अभाव रहता है। तो दूसरी तरफ इनके मुद्दों की राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा अनदेखी की जाती है,
क्योंकि इनके पास उस क्षेत्र में वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए इन्हें वोट बैंक के रूप में भी नहीं देखा जाता है। तो इस प्रकार एक सुरक्षात्मक पारिवारिक नेटवर्क ना होना, जानकारी की कमी या दस्तावेजों का अभाव जैसे कारणों के चलते प्रवासी अक्सर दुर्व्यवहार, जबरन वसूली और शोषण के आसन लक्ष्य बन जाते हैं। अब इन समस्याओं या चुनौतियों के बाद ये जान लेना जरूरी है कि ऐसे में आखिर आगे की राह क्या हो सकती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और भारत के संदर्भ में अतिथि देवो भव की परंपरा का जिक्र किया जाता है। ऐसे में समाज को चाहिए कि प्रवासियों को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाने की बजाय उनका खुले दिल से स्वागत करें, जिससे कि अतिथि देवो भव की परंपरा को धरातल पर भी महसूस किया जा सके। इसके अलावा सरकार को भी ऐसे उपाय करने चाहिए कि लोगों को पलायन न करना पड़े। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं का आना या ना आना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इसके विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय तो किए ही जा सकते हैं। साथ में ऐसे भी उपाय किए जाएं कि मानव जनित आपदाओं पर रोक लग सके। इस प्रकार विस्थापन तथा प्रवासियों के संबंध में एक बेहतर और सटीक निर्णय लेने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए भारत में आंतरिक पलायन की स्थिति का वर्णन कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि पलायन के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां हैं और इनसे कैसे निपटा जाना चाहिए।